हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम अवकलनीयता पढ़ रहे थे। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अवकलन। अवकलन क्या होता है, अवकलन के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं सभी लोग। तो यहाँ पर हम फिर से समझा देते हैं अवकलन क्या होता है। तो सबसे पहले फलन से स्टार्ट करते हैं अवकलन को। फलन कोई लिखा हुआ, यदि कोई दिया गया फलन जो है वो y बराबर fx लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ये x है ये स्वतंत्र चर है, हमारा स्वतंत्र चर, और जो हमारा y है वो आश्रित चर है। ये क्या है? आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये। तो यहाँ पर दो चर है x और y, और इन दोनों में जो संबंध दिया गया है वो f के द्वारा दिया गया। जैसे हम लिख देते हैं y बराबर साइन x लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया y बराबर log x लिख दिया। तो जो ये साइन शब्द आया है और जो log शब्द आया ये फलन को निर्धारित करता है, और जो x y हैं ये चरों को निर्धारित करते हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र चर होगा और दूसरा आश्रित चर होगा। अब यहाँ पर यदि हम x के मान में कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे x के मान में हमने परिवर्तन कर दिया, x न होकर क्या हो गया? डेल्टा x हो गया। तो जब x के मान में परिवर्तन करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो जब x बदल रहा है तो y का मान भी बदल जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ भी x बदलेगा तो y का मान बदल जाएगा। यदि x में परिवर्तन डेल्टा x है तो y में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि y का मान x पर निर्भर करता है। इसीलिए x को स्वतंत्र चर और y को आश्रित चर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये वृद्धि है इसको हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर जब तक ये प्लस लिखा हुआ वृद्धिमान के तक, तो यहाँ पर लिखेंगे x के मान में परिवर्तन, x के मान में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए इसका अनुपात क्या निकल कर आएगा? डेल्टा y बटे डेल्टा x। जब अनुपात निकालते हैं x के मान में परिवर्तन के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन का अनुपात, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको हम बटे में लिखते हैं, डेल्टा y बटे डेल्टा x हो जाएगा। क्योंकि फलन में जो ये डेल्टा x है इसका मान बहुत छोटा हो सकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट। जब डेल्टा x का मान बहुत छोटा होगा तो ये डेल्टा y का मान भी बहुत छोटा होगा, अर्थात ये 0 के लगभग हो सकता है। तो 0/0 परिभाषित नहीं होता, इसलिए हम जब डेल्टा x का मान बहुत कम होता है तो हम लिमिट का प्रयोग करते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है dy/dx, और इसे हम पढ़ते हैं क्या? x के सापेक्ष। क्या पढ़ते हैं? x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक। क्या पढ़ते हैं इसको? x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक। क्या इसको बोलते हैं हम? अवकल गुणांक के स्थान पर हम अवकलज भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेरिवेटिव, dy/dx को। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा y/डेल्टा x है ये है वृद्धिक अनुपात। किसी फलन में यदि डेल्टा x का मान या स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन का मान बहुत ही छोटा है, बहुत अल्प है, तो वृद्धिक अनुपात डेल्टा y/डेल्टा x को ही हम dy/dx कहते हैं, और इसे पढ़ते हैं x के सापेक्ष y का अवकलज या x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक। तो ये हो गया हमारा अवकलज। ये कब प्राप्त होगा? जब हम दिए गए फलन y बराबर fx का अवकलन करेंगे, तब ये हमको प्राप्त होगा dy/dx।
तो जब हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है क्वांटिटी, जो राशि प्राप्त होती है, उसे हम अवकलज कहते हैं। और जिस क्रिया द्वारा अवकलज प्राप्त किए जाते हैं उसे हम अवकल गुणांक कहते हैं, उसे हम अवकलन कहते हैं, उसे हम अवकलन कहते हैं। अवकल गुणांक तो अवकलज को ही कहते हैं। तो यहाँ पर dy बाई dx ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम कहेंगे अवकलन, और dy बाई dx जो प्राप्त होगा y का अवकलन करने के पश्चात तो उसे हम कहेंगे अवकलज। तो यहाँ पर dy बाई dx का प्रारूप देख लेते हैं। d अपॉन dx ऑफ y, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हो जाता है dy बाई dx। ये समझ लीजिए d बाई dx ये एक ऑपरेटर है जो y पे ऑपरेट हुआ, तो ये dy बाई dx बन गया। यहाँ पर dy को हम अंश मान लेते हैं और इसको हम हर मान लेते हैं। ये सरलता के लिए हम अंश और हर मानकर हल करते हैं, तो ये आसान इसके सूत्र हो जाते हैं, हमको रटने नहीं पड़ते। लेकिन d बाई dx जो है ये एक ऑपरेटर है और ये तब तक रहता है जब तक कि इसका मान एक ना हो जाए। अब यहां पर सपोज दैट d अपॉन dx ऑफ x लिखा होता तो ये हो जाता dx अपॉन dx। अभी हमने बताया कि ये अंश है, ये हर है, तो dx से dx कट जाए, कितना आएगा 1। तो यहाँ पर x का अवकल गुणांक क्या होता है 1 होता है। जब हम x पर ऑपरेट करते हैं d अपॉन dx को तो उसका मान 1 आ जाता है और तब ये d अपॉन dx जो है वो हट जाता है। जब तक इसका मान 1 नहीं होगा, जब तक ये x पे ऑपरेट नहीं होगा, x का अवकलन नहीं होगा, तब तक हम इसको हटा नहीं सकते। अब हम इससे कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं और इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए फार्मूले पढ़ते हैं। फार्मूले पढ़ने से पहले हम फलन पढ़ लेते हैं। कक्षा 12 के लेवल में के स्तर पर केवल 5 ही प्रकार के मुख्य फलन मिलते हैं, बाकी एक आध मिलेंगे अलग, उनका हम अलग पढ़ लेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये एक चैप्टर भी है इसके पहले फर्स्ट में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले नंबर पर यह आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरे नंबर पर जो दूसरा फलन होता है वो होता है लघुगणकीय फलन। क्या होता है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय मतलब वो ऐसे फलन जिनका प्रयोग करने पर जो गणनाएं हैं वो सरल हो जाती हैं, उसे हम लघुगणकीय फलन कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है बीजगणितीय फलन का। किसका है बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय अलजेब्रिक, जिसमें व्यंजक और बहुपद लिखे होते हैं, वो बीजगणितीय फलन कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टैन, यही सब त्रिकोणमितीय फलन। और इसके बाद में आते हैं हमारे चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, ये 5 प्रकार के फलन ही है इंटरमीडिएट के स्तर पर। अधिकतर जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन, लगभग 99% जो भी क्वेश्चन है उसमें केवल इन 5 फलनों का ही जिक्र होता है। यही कभी जोड़ कर लिखे होते हैं, कभी घटा कर लिखे होते हैं, कभी गुणन में लिखे होते हैं, कभी भाग में लिखे होते हैं और कभी कभी एक दूसरे के साथ संयोजित करके लिखे होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 6 फलन होते हैं भाई। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जिस प्रकार साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये त्रिकोणमितीय फलन है, उसी प्रकार साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स एक्स। देखिए इसके बाद जो अगला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो है कॉट इनवर्स एक्स, इसके बाद सेक इनवर्स एक्स और इसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स। ये है
जिस प्रकार हम साइन एक्स को साइन गुणे एक्स नहीं पढ़ते, उसी प्रकार हम साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं लिख सकते। ये साइन इनवर्स ये यूनिक है, फंक्शन है। ये कॉस इनवर्स एक फंक्शन है, tan इनवर्स एक फंक्शन है। इसको हम पूरे की घात -1 नहीं लिख सकते, जिस प्रकार साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते थे। यहाँ पर ये यूनिक फंक्शन है, इसलिए इनको हम इसी तरह से रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स एक साथ, यदि ये एक्स नहीं तो साइन इनवर्स केवल एक फलन होगा बस। लघुगणकीय फलन क्या होते हैं भाई? लघुगणकीय फलन में दो ही प्रकार के फलन होते हैं, log x बेस e और log x बेस a। ये दो ही प्रकार के फलन होते हैं। अब यहाँ पर e, जो ये e होता है उसका मान जो होता है, e का मान वो 2 से 3 के मध्य होता है, तो हम इसको लगभग अचर मान लेते हैं। और जो a है इसका मान 1 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यदि यहाँ पर 1 होगा तो इस पूरे का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मान 1 को छोड़कर 0 से अधिक कोई भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, इस तरह से। यदि e आएगा तो log x बेस e, इसको कभी कभी नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते log x। तो यदि बेस में e नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम एज्यूम कर लेते, कुछ नहीं लिखा तो e माना जाएगा। ये दो ही फलन होते हैं लघुगणकीय फलन। बीजगणितीय फलन कौन कौन से होते हैं? x की घात वाले, या फिर ये कह लीजिए कि आधार में चर होता है और घातांक में कोई अचर होता है, उसे हम बोलते हैं बीजगणितीय फलन। चर की घात अचर, जैसे x की पावर 3, x की पावर 8, इस तरह से। √x, भाई इसको भी तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे बीजगणितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन सबको अच्छे से पता होगा। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये सब त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। चरघातांकी फलन क्या होते हैं? देखिए, चरघातांकी फलन e की पावर x और a की पावर x, ये दो ही प्रकार के चरघातांकी फलन होते हैं। और a का मान जो हमने बताया था 0 से 1 के बीच में हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। a का मान 1 नहीं हो सकता। e की पावर, e को हम नियत मान लेते हैं, e की पावर x होगा और a नियत नहीं होता। a का मान जैसे आ गया 5 की पावर x, तो यहाँ पर ये, इसमें ध्यान से देखिए, आधार में अचर लिखा हुआ है और घातांक में चर लिखा हुआ है। तो जब अचर की घातांक चर लिखा होता है तो वो चर घातांकीय फलन होता है। जैसे घातांक में चर उपस्थित है इसलिए चर घातांकीय फलन। बीजगणितीय फलन में क्या था? चर की घात में अचर था, थोड़ा ही अंतर है। आधार घातांक को बदल दिया, फलन बदल गया। तो केवल ये 5 प्रकार के फलन ही इंटरमीडिएट के स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। बाकी आते हैं अलग से 1-2, जैसे मापांक फलन आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, तो उसको हम अलग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे 2-3। बाकी ये 5 हैं। अब हम आते हैं फार्मूले पर। तो अचर का अवकलन जब हम करते हैं, किसी भी अचर का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसका अर्थ होता है x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। d/dx, x के सापेक्ष अवकलन किसका? कांस्टेंट, मतलब अचर संख्या का, अचर राशि का जब भी अवकलन करते हैं तो 0 आता है अचर का। अचर क्या होता है? जिसके साथ x, y या कोई चर उसके गुणे में उपस्थित या उसके भाग में उपस्थित ना हो, उसे अचर कहते हैं। जिसका मान कभी न बदले, जैसे y बराबर लिख दिया जाए c, तो y का मान c ही रहेगा, x का मान चाहे जो हो जाए। अब यहाँ पर d/dx, जो ये पहले हम फलनों से स्टार्ट करते हैं, जो ये हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसी इस टॉपिक को हम अलग पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन और इनका रूपांतरण जो है वो अलग हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको अभी हम छोड़ लेते हैं। अब हम लघुगणकीय फलन पर आते हैं। तो लघुगणकीय फलन log x बेस e, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। इसके बाद d/dx, अब दूसरा जो होता है तो उसको हम लिख देंगे log x बेस a, तो ये हो जाएगा 1/x log a बेस e, इस तरह से लिख देंगे।
लिखेंगे इसको। यहां पर भी x का मान 0 के बराबर नहीं होगा और यहां पर भी x का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये देखिए ये दोनों जो हैं वो लघुगणकीय फलनों का अवकलन, तो जहां कहीं पर लघुगणकीय फलन हमको मिलेगा तो इन दोनों में से कोई एक सूत्र लगा देंगे। अब यदि आधार में e है तो ये लगाएंगे, आधार में e को छोड़कर कुछ और है तो ये सूत्र लगाएंगे। इसके बाद बीजगणितीय ये हो गया। बीजगणितीय फलन पे आते हैं। बीजगणितीय फलन चर की घात अचर लिखा, तो हम ये मान लेते हैं d/dx है, तो यहां पर हम क्या करते हैं x की पावर n। देखिए n का मान जो है वो कोई भिन्न हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, या कह लीजिए कि n का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। आधार में इसके चर है, घातांक में अचर है। इसका जब अवकलन हम करते हैं तो nx की पावर n-1 हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा, बीजगणितीय फलन का हो गया। केवल एक सूत्र याद करेंगे, यदि यहां पर -n है तो यहां पर -n हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, तो देखिए d/dx ऑफ sin x, भाई sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। इसी प्रकार से जब हम cos x का अवकलन करते हैं तो वो sin x होता है, लेकिन यहां माइनस लग जाता है क्योंकि ये इसकी शुरुआत c से हो रही। एक शॉर्ट में पढ़ते हैं मेथड की जिसकी शुरुआत c से होती है वो उनके अवकलज जो है वो ऋणात्मक होते हैं। अभी हम बताएंगे cos x का ऋणात्मक अवकलज क्यों होता है। d/dx ऑफ tan x, tan x का जो अवकलज होता है, अवकल गुणांक होता है x के सापेक्ष, वो होता है sec² x। अब इसके बाद cot x का, चूंकि cot की शुरुआत किससे हुई c से, तो इसका भी अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, cosec² x हो जाएगा। देखिए हम चल रहे थे त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन पर, तो cot x का लिख चुके। अब इसके बाद हम sec x का लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस नहीं, sec x इंटू tan x, ये हो गया। इसके बाद d/dx ऑफ cosec x, cosec x की शुरुआत c से हुई तो इसका भी माइनस में होगा, cosec x इंटू cot x, ये हो गए। sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, सभी त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन हमने लिख लिए, अवकलज लिख लिए। अब इसके बाद d/dx अंत में आया था चर घातांक की फलन, तो e की पावर x का ये हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। इसी तरह से इसमें एक और हम पढ़ लेंगे, यदि यहाँ -x होता d/dx ऑफ e की पावर -x, तो ये माइनस में आ जाता। और अब हम पढ़ेंगे a की पावर x का, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। अब ये कैसे आ गया, तो देखिए a की पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर log a की पावर x। log के बेस में कुछ नहीं लिखा तो यहाँ e मानेंगे, इसका मान a की पावर x ही होता है। जब यहाँ का आधार और इसके घातांक पे जो log लिखा हो उसका आधार सेम हो तो ये e log e हट जाता, जो मान यहाँ लिखा होता वही आ जाता है। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं x log a बेस e, इस तरह से। देखिए जब a की पावर x का हम अवकलन करेंगे तो a की पावर x को ये लिख सकते हैं, तो e की पावर x log a बेस e होगा। अब जो x के गुणे में होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जब हम a की पावर x का प्रसार पढ़ते थे तो जहां x होता था e की पावर x के प्रसार में, वहां होता था x log a बेस e, तो वो इसीलिए होता था क्योंकि e की पावर में x log a बेस e लिखेंगे तभी a की पावर x आएगा। ये सभी फलनों, सभी जो सूत्र थे जितने भी
वो हमने पढ़ लिए। ये मानक फलन होते हैं और इनके अवकल गुणांक हमको इसी प्रकार याद करने पड़ते हैं। प्रथम सिद्धांत से इनको निकाला जाता है और वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। एक चीज हम बताना यहाँ पर भूल गए थे, cos x बाद में बताए थे। ये कहे थे cos x का माइनस में क्यों हुआ, cot x का माइनस में क्यों हुआ। हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। भाई जैसे फलन लिखा था y बराबर fx, तो यहाँ पर इसमें परिवर्तन कर दिया तो हो गया y प्लस डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जो dy बाई dx था वो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स पे जब हम लिमिट लगाए थे तभी ये आया था। ये इस तरह से क्लियर हो गया था dy बाई dx। अभी अभी हमने इसको पढ़ा था। यहाँ पर जो dy बाई dx है वो डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका चिन्ह जो होगा वो इसके चिन्ह पर व्यक्त करेगा। अब इससे क्या मतलब वो हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह हम लिखते हैं। इसका चिन्ह यदि x भी बढ़े और y भी बढ़े तो इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। यदि x बढ़ता है तो y घटने लगता है तो इसका चिन्ह निगेटिव आएगा, या फिर x घटता है तो y बढ़ने लगता है तो भी इसका चिन्ह माइनस ही आएगा। ये इसका सेकंड। तो यहां पर देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान प्लस तब होगा जब x और y दोनों में वृद्धि हो। यदि x में वृद्धि हुई और y में कमी हुई तो इसका मान माइनस में, इसका जो भी आएगा मान वो माइनस में आएगा। यदि x में कमी हुई y में वृद्धि हुई तो भी इसका मान माइनस में ही आएगा। अब हम cos x को देखते हैं। cos x के मानों पर चलते हैं। भाई cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos पाई बाई 6 का मान कितना होता है, √3 बाई 2 होता है। और इसको हम लिखेंगे तो 1.086 आ जाएगा। cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.707 समथिंग आएगी। cos पाई बाई 6 वैल्यू 0.5 आएगी और cos पाई बाई 2 लिखे तो 0 हो जाएगा। देखिए जो cos x, अब इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं cos x बराबर y। तो जो ये सब आ रहे हैं मान, ये सभी ये y के मान को निर्धारित करते हैं। एक ये सब y के मान, और जो ये कोण लिखे हुए हैं ये x के मान। देखिए जब x में वृद्धि हो रही है तो y के मान में निरंतर कमी हो रही है। यदि 0 से पाई बाई 6 पर जो कोण जैसे ही हमने बढ़ाया वैसे ही 1 से कहां पहुंच गए, 0.866 पर पहुंच गए। तो जब cos x बराबर y में x के मान में वृद्धि होती है तो y के मान में कमी होती है। तो जब x के मान में वृद्धि होगी y के मान में कमी होगी तो इसका जो भी अवकलज होगा वो आएगा माइनस का। इसीलिए cos x माइनस में होता है। इसी कारण से cot x भी माइनस में इसका अवकलज आता है और cos x का जो अवकलज होता है वो इसी कारण x के मान बढ़ने पर cos x का मान घटता है। तो इसलिए इन तीनों के अवकल गुणांक ऋणात्मक होते हैं। ये कुछ मानक सूत्र हैं, इनको हम पढ़ लेंगे अच्छे से। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, 5 प्रकार के ही फलन है जिसमें से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वो अलग टॉपिक ही है तो उसको हम अलग पढ़ा देंगे। इतने सूत्र याद कर लीजिए। इसके बाद कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स देख लेते हैं। ये सूत्र लिख लीजिए और इनको याद करना बहुत ही आवश्यक है। अवकलन करने के कुछ नियम होते हैं। जो सबसे पहला नियम इसमें होता है वो क्या होता है, d/dx ऑफ u प्लस b। u भी नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं fx या u भी ही लिख देते हैं। देखिए u भी ही लिखते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जो ये u है और जो ये v है ये दोनों x के फलन हैं। u और v ये दोनों x के फलन हैं। इसलिए हम जब 2 या 2 से अधिक फलन, 2 या 2 से अधिक फलन लिखे होंगे उनके बीच प्लस का चिन्ह होगा तो योगफल का नियम लगेगा। दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा du बाई dx और प्लस हो जाएगा dv बाई dx। यदि 2 या 2 से अधिक फलनों के बीच प्लस का चिन्ह लगा हुआ है
तो हम सभी फलनों का अवकलन कर देंगे और सभी फलनों का अवकलन करेंगे, चिन्ह वही लगाएंगे जो उनके बीच लगा होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v, ये है योगफल नियम। अब इसके बाद यहां पर यदि माइनस लिखा होता तो यहां पर क्या हो जाता, माइनस, यहां पर भी माइनस हो जाता। यहां दो फलन हमने प्लस माइनस में लिखे हैं, और यदि दो या दो से अधिक फलन भी लिखे होते, 3 होते, 4 होते, तो भी हम इसी तरह से अवकलन सभी का अलग अलग कर देते। ये योगफल नियम, प्लस है तो योगफल नियम, माइनस है तो अंतर नियम। अब इसके बाद गुणनफल की बात करते हैं, d/dx ऑफ u इंटू v। यदि दो फलन गुणे में लिखे हुए हों तो यहां पर इसको प्रथम मानते हैं, इसको द्वितीय मानते हैं। लिखेंगे प्रथम फलन तो u हो जाएगा, द्वितीय का अवकलन d/dx ऑफ v हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो ये हमारा u का अवकलन करेंगे, अवकलन जो होगा वो लिख देंगे। इसको हम पढ़ते हैं प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन। इसको हमने प्रथम माना था, इसको हमने द्वितीय माना था, इसको द्वितीय माना था, इसको प्रथम माना था। अब देखिए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, ये जो होता है वो गुणन नियम होता है। यदि दो फलन गुणे में लिखे हुए हो, यदि 3 फलन गुणे में लिखे हुए हो तो कैसे करेंगे, तो u v w 3 लिखे होते तो u v को एक साथ, w को एक साथ। यदि 4 लिखे तो 2 2 के ग्रुप बना लेंगे, 5 लिखे तो 3 2 के ग्रुप बना लेंगे। इस तरह से यहां पर अगला जो होता है नियम d/dx ऑफ क्या होता है u/v। यदि दो फलन भाग में लिखे गए तो भागफल नियम का प्रयोग होता है। इसको हम कहते हैं अंश और इसको हम कहते हैं हर। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन d/dx ऑफ u माइनस अंश गुणे हर का अवकलन तो d/dx ऑफ v, और अपॉन में क्या हो जाएगा v स्क्वायर। देखिए v को हमने क्या माना है, हर माना है, v को यहां पर ये क्या है, हर है, लिख देते हैं। ये क्या है, अंश है, ये क्या है, अंश है हमारा, और ये क्या है, हर। तो यहां पर देखिए सूत्र वही बनेगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। यदि दो फलन बटे में लिखे हुए हो तो उनका अवकलन इस नियम से किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं भागफल नियम या कोसेंट रूल। ये प्लस लिखा हुआ एडिशन रूल, माइनस यदि होगा सब्ट्रैक्शन रूल, और यदि u इंटू v यदि दो फलन गुणे में लिखे गए तो प्रोडक्ट रूल गुणन नियम लगेगा। u/v यदि दो फलन भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं तो ये हमारा हो जाएगा अंश बटे हर का भागफल नियम कहते हैं इसको। यही 4 नियम लगते हैं। और एक नियम और है हमारा, यदि किसी भी फलन की गुणा किसी अचर संख्या से कर दी जाए, कांस्टेंट मींस c से कर दी जाए, कोई भी फलन है c के गुणे में fx लिखते हैं, u भी कुछ भी लिख सकते हैं c गुणे fx। तो यहां पर जो होगा, जो ये c लिखा हुआ इसमें प्रथम द्वितीय नहीं लगाएंगे। प्रथम द्वितीय तो तब लगेगा जब दोनों u और v गुणे में जो लिखे हैं वो दोनों फलन ही हो x के। c किसी का फलन नहीं, ये अचर है, तो इसको हम बाहर ले आएंगे। यदि ये गुणे में है तो बाहर आएगा, गुणे में होगा, और यदि ये बटे में है तो बाहर आने पर ये बटे में होगा। अपॉन में c होता तो 1/c बाहर आता, गुणे में c है तो केवल c बाहर आ जाएगा, और ये लिखा रहेगा यहाँ पर d/dx ऑफ fx। फिर fx का अवकलन कर देंगे, हो जाएगा। ये हमारे 4 बेसिक नियम हैं, यही बेसिक रूल, यही सब प्रयोग होते हैं। जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें यही नियम लगेंगे। तो जो मानक सूत्र हैं उन्हें याद कर लीजिए और ये नियम याद कर लीजिए। अब इसके बाद जो इंटरमीडिएट में अवकलन का जो पहला टॉपिक है वो है संयुक्त फलनों का अवकलन, वो हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए, संयुक्त फलनों का अवकलन जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था वो संयुक्त फलनों का अवकलन नहीं था। योगफल नियम, अंतर नियम, गुणनफल नियम, भागफल नियम, इन्हीं पर आधारित प्रश्न थे। अब संयुक्त फलन क्या होते हैं इसके बाद उनका अवकलन भी पढ़ लेंगे, क्योंकि संयुक्त फलन संबंध एवं फलन में था और वो टॉपिक अब सिलेबस से हट चुका है, इसलिए संयुक्त फलन पहले पढ़ लेते हैं। सपोज दैट एक फलन दिया जा रहा है हमें, एफ बराबर हम लिख लेते हैं साइन एक्स, ये लिख लिया, और दूसरा जी एक्स बराबर हम लिख लेते हैं, या जी वाई बराबर हम लिख लेते हैं लॉग वाई, बेस में ई रहेगा, नहीं लिखा है कुछ, और एक फलन और लिख लेते हैं एच जेड बराबर लिख लेते हैं जेड स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब संयुक्त फलन क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक फलनों को एक साथ मिला दिया जाता है उन्हें हम संयुक्त फलन कहते हैं। जैसे हमें निकालना पड़े फॉग एक्स हमको ज्ञात करना पड़े, तो जो ये फॉग एक्स होगा वो क्या होगा? देखिए, एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी, दो फलन एफ और जी का संयोजन, इनके संयोजन से जो फलन बना वो बना फॉग, और इस फॉग को बोलते हैं संयुक्त फलन। दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से जो फलन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें संयुक्त फलन बोलते हैं। देखिए, एफ ऑफ जी एक्स इसको लिख सकते हैं, जी एक्स का मान लिखेंगे। अब जी एक्स का मान कैसे लिखेंगे? जी वाई बराबर लॉग वाई, यहां वाई था तो लॉग में वाई था, वाई का लघुगणक। अब यदि यहाँ x हो जाएगा तो ये x का लघुगणक log x हो जाएगा। अब देखिए, f के अंदर log x आ गया, यहाँ f के अंदर x था तो ये x का ज्याफलन था। अब x के जगह पर log x आ गया, तो जहां x है वहां log x रख देंगे तो यह आ जाएगा sin log x, बेस में e हो जाएगा। भाई बेस में कुछ नहीं था, e लिख दिया हमने, यहां पर e लिख दिया। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ ये संयुक्त फलन है, ये है हमारा संयुक्त फलन। जो फलन, ऐसे फलन जो दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से प्राप्त किए जाते हैं या प्राप्त होते हैं उन्हें संयुक्त फलन बोलते हैं। इसी तरह से हम निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ये देखिए इसमें यहाँ दो फलनों को संयुक्त किया था, तीन फलनों को संयुक्त कर दिया, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, hx का मान सबसे पहले हम रख देंगे, तो hx का मान आएगा क्या? देखिए, hx का मान hz का मान z स्क्वायर है। अब जहां z लिखा है वहां क्या हो गया x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि फॉग अभी हमने पढ़ा था साइन लॉग x बेस ई, तो जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया था, अब यहाँ पर x स्क्वायर हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन लॉग x स्क्वायर बेस ई, ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर तीन फलनों को हमने एक साथ संयोजित कर दिया, तो ये होते हैं हमारे संयुक्त फलन, जिसमें अब ध्यान से देखो साइन के अंदर x होना चाहिए था, लेकिन x के जगह log x बेस ई लिख दिया गया, x की जगह पर log x बेस e लिख दिया गया। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे फलनों का अवकलन एक विशेष नियम के अनुसार करते हैं जिसे हम श्रृंखला नियम कहते हैं। श्रृंखला नियम होता क्या, वो हम भी पढ़ाते हैं। संयुक्त फलन पहले समझ लीजिए, ये जो फॉग लिखा हुआ है x तो चर है, और जो फॉग लिखा हुआ है, जो एफ ऑफ जी ऑफ एच लिखा हुआ है, ये दोनों संयुक्त फलन है। कभी कभी दो फलनों का संयोजन लिख दिया जाता है और कभी कभी तीन फलनों का संयोजन लिख दिया जाता है। जैसे हम पढ़ते थे, ये यहाँ पर लिखा है x और ये है हमारा y, ये है हमारा z। अब x से y में जो फलन है वो f है, y से जो z में फलन है वो g है, तो x से
जेड में जो फलन होगा वो जी ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये जो था वो था हमारा संयुक्त फलन, जो दो फलनों एफ और जी के संयोजन के पश्चात प्राप्त हुआ था। इसी को कहते हैं संयुक्त फलन। कभी कभी दो फलनों को संयोजित करता है, कभी कभी तीन फलनों को संयोजित कर देता है, कभी कभी चार फलनों को संयोजित कर देता है। तो बस इतना ये ध्यान रखेंगे, फार्मूले जो हमने पढ़े हैं मानक सूत्र वही लगेंगे, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाएगा। क्या होगा वो हम बताएंगे। सबसे पहले जो संयुक्त फलनों का अवकलन किस नियम से करते हैं उस नियम को हम पढ़ लेते हैं, वो श्रृंखला नियम कहलाता है। देखिए, जिस नियम के द्वारा संयुक्त फलनों का अवकलन किया जाता है उसे हम श्रृंखला नियम कहते हैं, चेन रूल। अब श्रृंखला नियम कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। यहां पर तीन फलनों को हमने संयोजित कर दिया है। पहला फलन है एफ, दूसरा है जी और तीसरा है एच। ये तीनों फलन है। एक्स तो यहां पर चल, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, एफ के अंदर जी लिखा, जी के अंदर भी एच एक्स लिखा हुआ, एक्स अंत में एच के पास लिखा है तो एच एक्स अंत में हो गया। तो यहां पर हम मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना एच एक्स बराबर हम मान लेंगे यू। हमने यू मान लिया तो ये क्या बन जाएगा भाई, एच एक्स बराबर यू, तो जी यू बन जाएगा। तो जी यू को मान लेंगे हम वी, और जब हम v मानेंगे तो ये एफ वी बन जाएगा, इसको हम w मान लेते हैं। ये हमने मान लिया। तो यहां पर क्या करेंगे, u बराबर लिखा हुआ है एच एक्स कॉमा v बराबर लिखा हुआ है जी यू, और w बराबर लिखा हुआ है एफ वी। तो देखिए, हमें इसका अवकलन, इस y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। हमें dy बाई dx निकालना है। तो देखिए, u जो है ये एक चर होगा और ये x के पदों में लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन हम करेंगे x के सापेक्ष। तो जब x के सापेक्ष y का अवकलन लिखते हैं तो होता है dy बाई dx। इसी तरह से x के सापेक्ष u का अवकल गुणांक du बाई dx हो जाएगा, और ये आ जाएगा h डैश x हो जाएगा। ये हो गया, डैश लगाते जाएंगे ऊपर जो अवकलन करेंगे। तो अब कॉमा, यहां पर देखिए, यहां तो u का मान x के पदों में दिया हुआ था तो हमने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। यहां v है, v का मान u के पदों में दिया गया है, तो v का मान u के पदों में, तो v का अवकलन हम u के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ g डैश u आ जाएगा। अभी तक जो हमने नियम पढ़ा है उसमें यदि x में फलन दिया गया है तो x के सापेक्ष y में फलन दिया गया तो y के सापेक्ष, अब u में फलन दिया गया तो u के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, W का मान V के पदों में लिखा हुआ है, इसलिए V के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो V के सापेक्ष W का अवकलन हो जाएगा dW बटे dV बराबर ये F डैश V आ जाएगा। ये आ गया। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। dy बाई dx हमें इसका अवकलन करना है। तो dy बाई dx, यहाँ जिसको हम w माने हैं वो y के बराबर होगा। जब एफ वी ये पूरा v बन जाएगा तो ये y आ जाएगा। यहाँ पर सही कर लीजिए, ये y होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा y। तो dy बाई dx, देखिए dy यहाँ पर ये उपस्थित है और dx यहाँ पर, तो इन तीनों की यदि हम गुणा कर देते हैं, जैसे dy बटे dv गुणे dv अपॉन du गुणे du अपॉन dx, यदि इन तीनों की गुणा कर दें तो देखिए dv से dv कट जाएगा, du से du कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। अब इन तीनों के मान रख देते हैं। मान रखते हैं भाई dy बटे dv, यहाँ पर w माना था वो y होगा, जैसे यहाँ पर y निकालने हैं। इस पूरे को हमने g ऑफ u का मतलब hx, तो g ऑफ hx जो है v हो गया था, f v बराबर y होगा।
यहां पर dy बटे dv किसके बराबर है? f डैश v के बराबर है। हमने f डैश f का अवकलन किया है, किसके सापेक्ष किया इससे मतलब नहीं, वो जो लिखा हुआ है। इनटू गुणे में क्या होगा, g डैश u हो जाएगा और गुणे में इसका मान h डैश x हो जाएगा, ये हो गया। अब सबके u और v के मान रख देंगे तो u का मान क्या होगा, f डैश ये हो जाएगा g ऑफ h x, ये हो जाएगा गुणे g डैश u का मान रख देंगे, u हमने hx को माना था तो g डैश फिर hx का हो गया, hx लिख लिया हमने और गुणे में अंत में h डैश x लिखा हुआ है। अब देखिए यहां से ये होता है श्रृंखला नियम है ये, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये श्रृंखला नियम है। अब श्रृंखला नियम कार्य कैसे करता है, देखिए dy/dx जब हमें संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करना निकालना होता है, अवकलज ज्ञात करना होता है, तो जो सबसे बाहर फलन लिखा होता है पहले उसका अवकलन करते हैं, शेष पूरे फलन को x मान लेते हैं। देखिए f डैश इस पूरे फलन को हमने x मान लिया या कुछ और मान लिया, u v कुछ मान लेते हैं। f पहले जो भी फलन बाहर लिखा हुआ है उसका अवकलन कर लेते हैं, f डैश आ गया, उसके अंदर जो लिखा वो लिखा रहेगा। फिर इसके बाद जिसको हमने माना था u या v या w कुछ v हमने यहाँ पर लिया था, v बराबर ये मान लिया था तो इसको हमने v माना था, जिसको v माना था उसका भी अवकलन करेंगे तो g का, अब यहाँ पर g का अवकलन होगा तो g का जब अवकलन होगा तो हम इसको u मान देंगे, u इसको कुछ मान देंगे या कह लीजिए x मानेंगे इसको, ये x नहीं hx है लेकिन इसको x मानेंगे। पहले हमने f का अवकलन किया, f के अंदर जो लिखा था उसको x मानकर फिर जिसको x माना उसका भी अवकलन किया, इसके बाद फिर जिसको x माना g डैश का अवकलन किया तो hx को x मान लिया। अब इसके बाद में hx का अंत में अवकलन कर दिया जाएगा। तो ये नियम जो है ये कहलाता है हमारा श्रृंखला नियम, ये चेन रूल है। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा वो तृतीय फलन है, y बराबर fb लिखा हुआ है, ये द्वितीय फलन है और ये हमारा तृतीय फलन, प्रथम फलन, द्वितीय फलन, तृतीय फलन, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए y का अवकलन v के सापेक्ष v का अवकलन u के सापेक्ष और u का अवकलन x के सापेक्ष, ये श्रृंखला नियम होता है। इस तरह से पहले सबसे पहले जो फलन बाहर लिखा होता है उसका अवकलन किया जाता है और जो भी उस फलन के अंदर लिखा हो x हो कुछ भी हो उसको x मान लेते हैं। फिर उसका अवकलन करने के पश्चात जो अंदर जिसको हमने x माना था उसका भी अवकलन करते हैं तो g hx, यहाँ दो फलन है तो g का हो जाएगा अवकलन g डैश, अब hx को हम x मानेंगे, फिर अंत में h डैश x का भी अवकलन कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है y बराबर साइन लॉग x बेसिस। देखिए बाहर कौन फलन लिखा हुआ है, साइन, और इसके अंतर्गत कौन फलन लिखा हुआ है, लॉग, और फिर x आया है। तो यहाँ पर साइन के अंतर्गत जो भी फलन है उसको हम मान देंगे, लिखेंगे माना, जो ये log x बेस e है इसको हम u मान देते हैं। क्या मान देते हैं, u। तो u बराबर हो गया log x बेस e, तो यहाँ पर y बराबर क्या बन गया, ये बन गया साइन, और इसको हमने u माना, u बन गया। तो y बराबर साइन u लिखा हुआ है और जहां u बराबर क्या लिखा हुआ है, log x बेस e। जो साइन के अंदर था, जो पहले फलन था वो है साइन, इसके अंदर जो लिखा हुआ हमने उसको u मान लिया, u बराबर ये मान लिखा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका अवकलन हम dy/du करते हैं, बराबर क्या आएगा, इसका आएगा cos साइन x का x के सापेक्ष cos x होता, उसी तरह u के सापेक्ष साइन u का अवकलन cos u हो जाएगा, और यहाँ u का du/dx
log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब dy/dx हमको निकालना है तो दोनों की गुणा कर दीजिए श्रृंखला नियम के अनुसार, dy/du और गुणे du/dx। गुणा जब करेंगे तो आएगा cos u गुणे 1/x। तो देखिए cos u का मान क्या हमने माना था, log x बेस e इंटू 1/x, ये आ गया। ये तो जो फलन लिखे और साइन के अंदर जो अन्य कोई फलन लिखा था उसको हमने कुछ और मान लिया। अब ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा ये बड़ा पड़ जाता है, इसलिए इसको हम संक्षिप्त में कैसे लगाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम संक्षिप्त में कैसे लगाएंगे, चेन रूल के आधार पर समझकर। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जब dy/dx निकालेंगे तो हमने बताया जो बाहर फलन लिखा होता है, सबसे पहले फलन जो लिखा होता है उसका अवकलन कर लेते हैं, देश को x मान लेते हैं। तो x log x बेस e को इसको मान लेंगे, तो इसका अवकलन हम करेंगे तो हो जाएगा cos x होता है, तो x के स्थान पर x न होकर क्या था, log x बेस e। अब इसके बाद गुणे में जिसको हमने x माना है उसका भी अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर इसका भी अवकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा cos log x बेस e इंटू 1/x। देखिए दोनों में यही आंसर आया। तो जो श्रृंखला नियम था उसमें हमने यही बताया था कि जो सबसे पहला फलन होता है, सबसे पहले जो बाहर फलन लिखा हुआ है पहले f की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए f का अवकलन करेंगे और f के अंदर जितना भी लिखा है उसको हम x मान लेंगे, फिर जिसको हमने x माना है उसका भी अवकलन करेंगे। कब तक, जब तक कि x तक हम पहुंच नहीं जाते, 1/x हो गया। अब जब हम इस x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और वहां पर ये ऑपरेटर समाप्त हो जाएगा। बताया था dy/dx एक ऑपरेटर होता है और ये इसका मान जब 1 गुणे में आता है तभी ये समाप्त होता है। तो x का log x, तो log का हम करेंगे 1/x आ जाएगा, लेकिन x का भी अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 गुणे में आ जाता है तो dy/dx जो है समाप्त हो जाता है। यही तो अवकलन दोनों में आ रहा है। तो चाहे u v इस तरह से मानकर लगाइए और या फिर इसी तरह से x मानकर करते जाइए, ये नियम लगेगा। ये श्रृंखला नियम का सबसे संक्षिप्त नियम है, इसी नियम से सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक पढ़ा दिया, अवकलन का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट था, जो सिद्धांत था उसको हमने पढ़ाया, और इसके बाद फार्मूले पढ़ाए, इसके बाद श्रृंखला नियम पढ़ाया। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब क्लियर कर लीजिए। अवकलन में यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कभी भी क्वेश्चन हल नहीं हो सकता, इसलिए श्रृंखला नियम अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। अब अगले वीडियो में श्रृंखला नियम पर आधारित संयुक्त फलनों का अवकलन हम कैसे करते हैं वो क्वेश्चन लगवाया जाएगा।